Good morning, my dear students. I hope you all are enjoying your online classes. So, to continue it, we are here with another video of class 10 subject science. हेलो स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10th। हमने प्रीवियस क्लास में चैप्टर 1 समझा था आपके साइंस का, जो है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। केमिकल रिएक्शन के बारे में हमने डिटेल में नॉलेज भी ली थी, क्या होती है केमिकल इक्वेशन और कब हम कंसिडर करेंगे कि केमिकल इक्वेशन हुई है। और ये हमने समझा था एक एक्टिविटी के द्वारा, जो एक्टिविटी थी, जो मैग्नीशियम रिबन थी, उसको हमने बर्न करने वाली एक्टिविटी जो देखी हुई थी। ठीक है स्टूडेंट्स, और हमने ये भी देखा था कि मैग्नीशियम जो रिबन बर्न हुई है उसको हम कैसे लिखते हैं इक्वेशन में। और ये भी हमने देखा था पिछली क्लास में कि ये 4 कैटेगरी में जो फॉल होती हैं जो भी इक्वेशन, उसे हम मानेंगे कि कोई केमिकल रिएक्शन वहाँ पर हुई है। ठीक है, नेक्स्ट हमने केमिकल इक्वेशन को किस तरीके से लिखते हैं, लेफ़्ट हैंड राइट हैंड साइड में क्या होते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, वो सारी चीज़ें हमने पिछली क्लास में देखी थी। स्टूडेंट्स, आज हम इस क्लास में आज देखने वाले हैं कि केमिकल इक्वेशन जो भी हमने लिखे हैं, जो हमने लार्जर फॉर्म में लिखे थे, उसको हम शॉर्ट फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं जिससे कि टाइम कंज्यूम ना हो। केमिकल इक्वेशन हमने देखा था पिछली क्लास में, जो हमने मैग्नीशियम रिबन था उसको बर्न किया था। और केमिकल इक्वेशन अकर हुई है तभी मानेंगे जब फाइनल एंड इनिशियल एंड फाइनल प्रोडक्ट में चेंजेस आते हैं। आज हम देखने वाले हैं कि उसको हम इक्वेशन में कैसे लिख सकते हैं। तो यहाँ पर मेरे साथ आप बुक में भी पढ़िए, इज़ देयर एनी अदर शॉर्टर वे फॉर रिप्रेजेंटिंग केमिकल इक्वेशन। ये जो केमिकल इक्वेशन जो है हमने जो परफॉर्म की पिछले क्लास में, जो हमने देखा एक्टिविटी में, उस केमिकल इक्वेशन को अगर हम सेंटेंस में लिखते हैं तो बहुत ही लेंथी होता है, टाइम कंज्यूमिंग है। तो क्या उसको हम शॉर्ट वे में लिख सकते हैं जिससे कि ऐसे और भी जितने केमिकल इक्वेशन हो उसको हम इजीली लिख पाएँ। केमिकल इक्वेशन कैन बी मेड मोर concise and useful if we use chemical formula instead of words। स्टूडेंट्स, यहाँ पर लिखा है कि ये जो केमिकल इक्वेशन है, यहाँ पर हम वर्ड्स लिखेंगे, उसकी जगह पर अगर हम केमिकल फार्मूला लिखें, वर्ड्स की जगह पे अगर हम केमिकल फार्मूला लिखते हैं तो वो छोटा हो जाता है। जैसे कि आपको बताएं, मैग्नीशियम रिबन अगर हम लिखते हैं तो इसमें आपके बहुत सारे लेटर यूज़ होंगे। सिमिलरली, इंस्टेड ऑफ राइटिंग मैग्नीशियम रिबन वी कैन राइट ओनली Mg फॉर मैग्नीशियम। so this is the symbol and this is we call the formula. So instead of writing the full equation in sentence, we will use only formulas. So this is the writing way of chemical equation. ठीक है, तो if you recall formula of magnesium, oxygen and magnesium oxide, the above word equation can be written as। अगर हम मैग्नीशियम, ऑक्सीजन और मैग्नीशियम ऑक्साइड इन तीनों के फार्मूलेज को यूज़ करें तो जो हमने वर्ड में सेंटेंस में लिखा था वो कुछ ऐसे इतने में सिमट के रह जाएगा। तो इसे हम कहेंगे केमिकल इक्वेशन। इसमें देखिए मैग्नीशियम भी है, ऑक्सीजन भी है, जो मैग्नीशियम हमने ली थी, मैग्नीशियम की रिबन ऑक्सीजन के संग रिएक्शन हुआ जब हमने उसको बर्न किया, ये हमारा इनिशियल प्रोडक्ट था, यानी कि ये प्रोडक्ट था। ठीक है, इनिशियल। अब फाइनल प्रोडक्ट में मैग्नीशियम ऑक्साइड मिला। तो ये सारी चीज़ें जो हमने वहाँ 2 सेंटेंस में लिखा था, यहाँ से 3 इक्वेशन में हमने कंप्लीट कर ली। तो ये एक केमिकल इक्वेशन होता है। नेक्स्ट, काउंट एंड कंपेयर द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट ऑन द लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड ऑफ द एरो।
लेफ़्ट हैंड साइड यानी इसी एरो के लेफ़्ट हैंड साइड में जो भी एटम है उसे काउंट करना है, एंड राइट हैंड साइड में जो भी एटम्स हैं जो हमने केमिकल यूज़ करे हैं उसकी एटम्स कितने हैं उसे कहते हैं केमिकल एटम्स। ठीक है, तो जैसे देखिए यहाँ मैग्नीशियम का एक एटम है, लेकिन यहाँ पे ऑक्सीजन के कितने हैं, 2। ठीक है, यहाँ मैग्नीशियम ऑक्सीजन के एक एक एटम्स हैं। आगे देखते हैं, is the number of atom of each element the same on the both side। पूछ रहे हैं क्या इस तरफ लेफ़्ट हैंड साइड में और राइट हैंड साइड में क्या केमिकल के जो एटम्स हैं उनके जो नंबर हैं क्या सेम है लेफ़्ट हैंड साइड में और राइट हैंड साइड में। आप उसको काउंट करके देखिए, यू विल फाइंड देयर इज़ समथिंग चेंज। इफ़ यस देन द इक्वेशन इज़ बैलेंस्ड। अगर ये सेम है दोनों तरफ तो हम कहेंगे कि ये जो इक्वेशन है वो बैलेंस्ड है, यानी कि दोनों तरफ समान होना। बैलेंस मतलब क्या, हम जैसे साइकिल चलाते हैं तो बैलेंस बनाते हैं, ना इधर गिरना है ना उधर गिरना है, हमें बीच में रहना है। तो सिमिलरली यहाँ पर ना इधर ज़्यादा ना उधर ज़्यादा, इन्हें बीच में रहना है, यानी बैलेंस करना है, दोनों तरफ इक्वल होना चाहिए। इफ़ नॉट देन द इक्वेशन इन अनबैलेंस्ड। अगर ये दोनों तरफ एटम्स जो हैं उनके जो नंबर है अलग अलग होते हैं तो हम ऐसा मानेंगे कि ये बैलेंस नहीं है। ठीक है, तो बैलेंस एंड अनबैलेंस जो हमारा इक्वेशन है वो हमने अभी समझा। सच अ केमिकल इक्वेशन इज़ अ स्केलेटल केमिकल इक्वेशन फॉर अ रिएक्शन इक्वेशन। इस स्केलेटल केमिकल इक्वेशन फॉर द बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम इन एयर। तो हमने इक्वेशन देखा था बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम इन एयर, जो हमने एक्टिविटी नंबर 1.1 देखी थी, वो वाला इक्वेशन यहाँ पर लिखा हुआ है। तो ये तो हमने ये समझा कि बैलेंस एंड अनबैलेंस इक्वेशंस कौन सी होती हैं। अब यहाँ आपको नेक्स्ट टॉपिक है, वो है बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। यानी केमिकल इक्वेशन कब मानेंगे कि वो बैलेंस है और उसको बैलेंस करना कैसे है, वो हम चीज़ देखने वाले हैं यहाँ पर। तो बुक में मेरे साथ साथ देखिए आप भी। रिकॉल द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास दैट यू स्टडीड इन क्लास 9th। स्टूडेंट्स क्लास 9th को रिकॉल करने कहा है। क्या रिकॉल करना है, कंजर्वेशन ऑफ मास। ये आप इसको ध्यान करेंगे तो आपको समझ में आएगा क्या है कंजर्वेशन ऑफ मास। समझिए इसको, कंजर्वेशन ऑफ मास को ध्यान नहीं आ रहा है तो भी अच्छी बात है, मैं आपको बता दूं। कंजर्वेशन ऑफ मास वो है जिसमें केमिकल इक्वेशन जितने हम एटम लेते हैं प्रोडक्ट में, रिएक्टेंट में जितने प्रोडक्ट लेते हैं हमारा प्रोडक्ट में भी उतने ही एटम मिलते हैं। यानी एटम को, और कोई भी एटम इस यूनिवर्स में जितने भी एटम हैं उसको ना तो हम क्रिएट कर सकते हैं और ना उसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। ये है कंजर्वेशन ऑफ मास। किसी भी चीज़ के वज़न को ना तो हम वज़न को बढ़ा सकते हैं ना उसके वज़न को कम कर सकते हैं। मास मतलब किसी भी चीज़ का वज़न, वो कितना जगह घेरता है या उसके अंदर कितना वॉल्यूम है, तो वो उसका मास होता है। तो हम किसी भी चीज़ को मास को ना कन्वर्ट कर सकते हैं, माफ़ कीजिएगा, ना क्रिएट कर सकते हैं ना उसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। ये है कंजर्वेशन ऑफ मास जो हमने क्लास 9th में पढ़ा था। नेक्स्ट देखते हैं, मास कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल रिएक्शन। क्या लिखा है, केमिकल रिएक्शन में मास को ना तो क्रिएट कर सकते हैं ना डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। ये केमिकल रिएक्शन में लिखा है, यानी कि ये जो मास को क्रिएट या डिस्ट्रॉय करने वाली बात है वो अगर लाइट की स्पीड से किसी मास को स्पीड बढ़ा दी जाए
तो वो एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है, जो आइंस्टाइन ने बताया था आपको, E = mc², यानी कि E फॉर एनर्जी स्क्वायर mc², यानी कि E के इक्वल में एनर्जी उसके इक्वल में होगी जो मास, किसी भी चीज़ का मास होगा, और c यानी कि लाइट की स्पीड, और c का स्क्वायर यानी लाइट की स्पीड का स्क्वायर, और मास को मल्टीप्लाई करेंगे तो वो हमारे उससे कितनी एनर्जी मिलेगी वो होगा। वो एक दूसरा कंसेप्ट है, इसीलिए यहाँ पर आपको मेंशन किया है कि केमिकल रिएक्शन में ही हम किसी की मास क्रिएट नहीं कर सकते ना डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। और दूसरे सिनेरियो में ये वाला फार्मूला काम करता है, बट कंसीडर करने वाली बात ये है कि c मतलब लाइट की स्पीड जो 1,00,000 किलोमीटर पर सेकंड है वो हम अचीव नहीं कर सकते, ठीक है, सॉरी 1,00,000 नहीं 8,00,000 किलोमीटर पर सेकंड है, तो वो हम किसी उस लाइट की स्पीड को अचीव नहीं कर सकते, इसीलिए हम उसको कंसीडर नहीं करेंगे यहाँ पर। अब आगे नेक्स्ट बात करते हैं, that is the total mass of element present in the product of a chemical reaction has to be equal to the total mass of element present in the reactant। स्टूडेंट्स इसको ध्यान से समझिए, लिखा है रिएक्टेंट में जितने मास होगा और प्रोडक्ट का मास भी उतना ही होना पड़ेगा। सपोज करिए यहाँ पर हमने मैग्नीशियम के जितने भी हमने मॉलिक्यूल या एटम्स लिए हुए हैं, सपोज करो 5 एटम्स हमने मॉलिक्यूल मैग्नीशियम के लिए हैं, तो हमारा जो प्रोडक्ट है उसमें भी मैग्नीशियम के 5 एटम्स होने चाहिए, तभी वो उसको बैलेंस मानेंगे। और बैलेंस नेचर उसको बैलेंस करती है जब हम उसको इस एक्टिविटी को करते हैं, बट इक्वेशन जब हम लिखते हैं तब उसे हम खुद बैलेंस करते हैं। अगर वो बैलेंस नहीं है तो वो इक्वेशन नहीं हो सकती। नेक्स्ट आगे बात करते हैं, in other word the number of atom of each element remain the same। क्या लिखा है, एलिमेंट का रिमेन यानी एटम, एलिमेंट के जितने भी एटम होते हैं वो सेम रहते हैं। जैसे मैग्नीशियम का 2 एटम ले लिया तो हमारा प्रोडक्ट में भी मैग्नीशियम का 2 एटम ही मिलेगा। नेक्स्ट, Hence we need to balance a skeletal chemical equation। हमको skeletal chemical equation को बैलेंस करना पड़ता है। Is the chemical equation 1.2 balanced? अभी आपसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं, जो इक्वेशन 1.2 है ये क्या ये बैलेंस है? आप देखिए क्या लेफ्ट हैंड साइड में जो रिएक्टेंट है वहाँ जितने भी मॉलिक्यूल है पर्टिकुलर केमिकल के, तो प्रोडक्ट में भी क्या उतने ही मॉलिक्यूल है। आप इसको खुद डिसीजन लीजिए। नेक्स्ट, लेट अस लर्न अबाउट बैलेंसिंग अ केमिकल इक्वेशन स्टेप बाय स्टेप। अब केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करने का जो तरीका है उसको स्टेप बाय स्टेप सीखते हैं। स्टूडेंट्स ये बहुत ज़रूरी है, केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करने पे पूरा बेस आपका केमिस्ट्री है। केमिस्ट्री का कोई भी इक्वेशन लिखेंगे आप, वो बैलेंस होना ज़रूरी है। बैलेंस नहीं होगा तो आपके मार्क्स कटते हैं बोर्ड में। तो आप इस चीज़ को बहुत ही ध्यान से समझिए कि केमिकल इक्वेशन बैलेंस कैसे करते हैं। द वर्ड इक्वेशन फॉर एक्टिविटी 1.3 में भी रिप्रेजेंटेड एज। एक्टिविटी 1.3 जो हमने देखा था जिसमें जिंक के ग्रैन्यूल हमने सल्फ्यूरिक एसिड में डाले थे, वो वाला जो इक्वेशन है उसको बैलेंस करेंगे। यहाँ पर जिंक के ग्रैन्यूल, जिंक के छोटे छोटे टुकड़े सल्फ्यूरिक एसिड में, उसको हाइड्रोक्लोरिक एसिड में भी डाल सकते हैं, वो इक्वेशन यहाँ पर नहीं है। यहाँ पर है सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड में अगर जिंक के ग्रैन्यूल को ऐड करेंगे तो हमने क्या किया, 2 केमिकल को ऐड किया जो कॉनिकल फ्लास्क में किया था। नेक्स्ट, एरो के उस तरफ राइट हैंड साइड में क्या, प्रोडक्ट। तो प्रोडक्ट क्या मिला, जिंक सल्फेट। ये सल्फ्यूरिक एसिड का जो सल्फ़र है वो जिंक से कंबाइन हो जाएगा और जो
सल्फ्यूरिक एसिड में यानी H2O H2SO4 जो है उसका हाइड्रोजन गैस एटमॉस्फेयर में रिलीज़ होगा। ठीक है, अब ये तो हमारा वर्ड था, केमिकल रिएक्शन हमने वर्ड में रिप्रेजेंट किया था। अब इसी को सिंबलिक फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे तो वो कुछ इस तरीके से बनेगा। द अबव वर्ड इक्वेशन में बी रिप्रेजेंटेड बाय द फॉलोइंग केमिकल रिएक्शन। देखिए, जिंक का सिंबल है Zn, वो हमने लिख लिया, प्लस का प्लस ऐसा आएगा। सल्फ्यूरिक एसिड का सिंबल है H2SO4, यानी हाइड्रोजन के 2 मॉलिक्यूल, सल्फ़र का 1 मॉलिक्यूल और ऑक्सीजन के 4 मॉलिक्यूल अगर आपस में मिलते हैं तो वो सल्फ्यूरिक एसिड कहलाता है। ये हमने प्रीवियस क्लास में सीख चुके हैं कि अलग अलग एलिमेंट कंपाउंड बनाते हैं अपने बॉन्डिंग करके, जिसके साथ वो बॉन्डिंग कर सकते हैं। वो केमिस्ट्री में हम आगे सीखने वाले हैं जो बॉन्डिंग कैसे करते हैं एलिमेंट। अभी आप ये समझेंगे कि ये कंपाउंड है H2SO4 ये पूरा, और ये कंपाउंड क्या करता है, जब ये हाइड्रोजन के 2 मॉलिक्यूल, सल्फ़र का 1 और ऑक्सीजन का 4 मॉलिक्यूल मिल जाता है एटम्स, तब ये H2SO4 यानी एक एसिड बनाता है जिसको हम सल्फ्यूरिक एसिड बोलते हैं, यानी सल्फ़र से बनने वाला एसिड। अब फिर हम इक्वेशन पे फिर देखते हैं, जिंक को सल्फ्यूरिक एसिड में हम मिलाने पर तो हमें प्रोडक्ट में भी क्या मिलेगा, इसका सल्फ्यूरिक एसिड का SO4 वो जिंक से जुड़ जाएगा, इसका SO4 जिंक से जुड़ेगा और हाइड्रोजन गैस रिलीज़ होगा। ठीक है, अब ये हमारी इक्वेशन 1.3 है। आगे देखते हैं। लेट अस examine the number of atom of different element on the both side of the arrow। अब हम इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए क्या करते हैं कि एरो के दोनों साइड जितने भी एलिमेंट हैं उनको पहले हम लिख लेते हैं। जैसे आप यहाँ टेबल पर देख सकते हैं। आप एग्ज़ाम में अगर आपको बैलेंस करने का पूछा जाए तो आप इस तरीके से ही करेंगे। आपके रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट दोनों तरफ जितने भी एलिमेंट आपको नज़र आते हैं सबको आपको 1 बाय 1 यहाँ पर लिखना है एलिमेंट वाले कॉलम में। देखिए, हमने सारी चीज़ें लिख ली, जिंक लिख ली, हाइड्रोजन लिख लिया, सल्फ़र लिख लिया, ऑक्सीजन लिख लिया। अब आप चेक करके बताइए कि ये 4 एलिमेंट के अलावा कोई 5वां एलिमेंट है क्या इसमें। आप इसको देखेंगे तो बोलेंगे नहीं। अब जो हमारा सेकंड स्टेप है, अब क्या करेंगे, उस कॉलम में नंबर ऑफ़ एटम इन रिएक्टेंट कौन सा होता है, ये वाला पार्ट, इस पार्ट में इसको बोलेंगे LHS यानी लेफ़्ट हैंड साइड। आप अगर हैंड दिखाएंगे तो ये लेफ़्ट हैंड होता है और ये राइट हैंड होता है। तो लेफ़्ट हैंड साइड में, और दूसरा एक कॉलम हमने बना लिया नंबर ऑफ़ एटम इन प्रोडक्ट, इसको प्रोडक्ट भी बोलते हैं और राइट हैंड साइड भी बोलते हैं। राइट हैंड साइड में सेम उसी चीज़ के नंबर, उसी एलिमेंट का नंबर लिखेंगे। 2 कॉलम हमको मिल गया। ठीक है, एरो के इस तरफ लेफ़्ट हैंड, उस तरफ राइट हैंड, 2 कॉलम हमने बना लिया। अब 1 बाय 1 हम लेंगे। जैसे हमने पहला एलिमेंट ले लिया जिंक। लेफ़्ट हैंड साइड में पता करेंगे जिंक के कितने एलिमेंट हैं, कितने एटम्स हैं। तो लेफ़्ट हैंड साइड में हम देखेंगे जिंक के कितने हैं, ओनली 1। ये सिर्फ ओनली इधर है जिंक। ठीक है, अभी हम लेफ़्ट हैंड साइड की बात कर रहे हैं। तो जिंक का हमने 1। अभी राइट हैंड साइड में देखेंगे, राइट हैंड साइड में कितना है, इधर भी 1 है तो 1 हो गया। अब हाइड्रोजन को लेंगे, हाइड्रोजन लेफ़्ट हैंड साइड में कितना है, 2। राइट हैंड साइड में भी 2 है तो ठीक है। अभी सल्फ़र लेफ़्ट हैंड साइड में कितना है, 1। राइट हैंड साइड में भी 1। अब इसको 1 है, कितना है वो कैसे पता करेंगे स्टूडेंट्स। तो देखिए, जहाँ आपने देखा जिंक लिखा है, जिंक के नीचे कुछ लिखा नहीं है, तो जिसके नीचे कुछ लिखा नहीं है स्मॉल लेटर में तो इसका मतलब वो 1 है। और जिसके आगे छोटा स्मॉल लेटर में कुछ लिखा है नंबर मोर देन 1, इट मे बी 2 3 4 5 6 7 8 व्हाटएवर, तो उसको मानेंगे कि उतने उसके एटम हैं। ठीक है,
तो यहाँ आपने देखा हाइड्रोजन के 2 है, यहाँ भी हाइड्रोजन के 2 है, तो हमने दोनों तरफ 2-2 लिख लिए। सल्फ़र का यहाँ पर 1 है, यहाँ भी 1 है, तो हमने 1-1 लिख दिया। अब बात करेंगे ऑक्सीजन की, तो ऑक्सीजन यहाँ पर कितना, ऑक्सीजन के नीचे 4 लिख रहा है, यहाँ पर 4, तो सो वी विल मेंशन हियर 4 एंड अदर साइड oxygen, and here we will also find 4, so it is 4. Now we can say, now we need to compare the left hand side and right hand side, reactant and product. Is there anything change or same? So we will consider that 1 1 2 2 1 1 4 4, so all are same. Left hand side and right hand side number of atom are same. That simply means this chemical equation is balanced. If we will find any changes among the number, अगर एक नंबर का भी चेंज है तो वो अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन कहलाएगी। ठीक है स्टूडेंट्स, अभी नीचे ये देख लेते हैं। एज द नंबर ऑफ एटम ऑफ ईच एलिमेंट इज़ द सेम ऑन बोथ साइड। जो नंबर ऑफ एटम ईच यानी हर एक एलिमेंट का, एलिमेंट के एटम, ये जो है ये एलिमेंट है और इनके आगे जो नंबर लिख रहे हैं वो उनके एटम लिख रहे हैं। यानी कि हाइड्रोजन का 2 एटम है इसमें, यहाँ पे हाइड्रोजन का 2 एटम है, सल्फ़र का 1 एटम है, ऑक्सीजन का 4 एटम है। तो नंबर ऑफ एटम ऑन ईच एलिमेंट इज़ द सेम ऑन बोथ साइड। अगर दोनों साइड में नंबर सेम हो, द एरो के दोनों साइड में नंबर सेम हो, इसे बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, उसे हम कहेंगे ये केमिकल इक्वेशन बैलेंस्ड है। ओके, नेक्स्ट हम देखेंगे लेट अस ट्राई टू बैलेंस द फॉलोइंग केमिकल इक्वेशन। तो यही आपका होमवर्क रहेगा आज के लिए। आप ये केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करेंगे खुद से। आज की क्लास में हम इतना ही देखते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे, इसको मैं बैलेंस करके भी आपको दिखाऊंगा, लेकिन आज आपको ये करना है, इस केमिकल इक्वेशन को खुद से बैलेंस करना है। ठीक है, और नेक्स्ट पेज रीड करके आना है आपको। ये आपका होमवर्क रहेगा।